हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। बेटा आई एम ऑडिबल। हेलो। आई एम ऑडिबल, विजिबल। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो फटाफट बताओ। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो फटाफट बताओ। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो आज सेशन 2 है। जैसा आपसे प्रॉमिस किया है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी लास्ट तक। ठीक है, बट आप सबसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए यार। ठीक है, हाँ। तुम करो तो यार, मतलब मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है? मतलब एक भाई की तरह प्रॉमिस चाहिए कि आपको, जो बच्चे बैच में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, अब वो अपने, मतलब जहां टेबल है उसके सामने लिख लें, नो सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रक्शन। ना फेसबुक आप यूज करोगे, ना आप यूट्यूब यूज करोगे, ठीक है, ना आप, ठीक है, फालतू की जो चीजें होती है ना, जो भी सोशल मीडिया पे होती है, नहीं यूज करोगे। बस आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी हम टेलीग्राम के थ्रू आपको देंगे। ठीक है, और सारा का सारा आपको बैच को फॉलो करना है। ठीक है, बस इतना प्रॉमिस कर दो। सर, सारा का सारा सोशल मीडिया को हम क्रॉस करते हैं या हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, टोटली फोकस ऑन बैच। बस तुम जो मैं कहता जाऊं, तुम देखो, इतना विश्वास तुम्हें करना होगा। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं, जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, एग्जैक्ट बोलूंगा। और मतलब इसमें सीधी सी बात है, थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें कड़वा लगे, कुछ इधर उधर का लगे। अगर तुम सोशल मीडिया से दूर रहोगे तो एक्चुअल में ऑनलाइन का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, डिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और ऑनलाइन कईयों से बहुत बेहतर है। जैसे मैंने बताया ना, हर चीज की बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। मैं अक्सर कर बोलता हूं, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी कहते हैं यार, एटॉम बॉम्ब बनता है इससे, विध्वंसक है, विनाशक है। पर बताओ, विनाशक है पर उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो डायरेक्शनल भी तो है वो। ठीक है, आज के इसमें जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी कुछ आप कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम एटॉमिक एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि चीजें, दो उसके पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ठीक है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे उस एटॉमिक एनर्जी को। अगर मैं बम की फॉर्म में यूटिलाइज करूंगा तो विध्वंस होगा। अगर उसको एकदम सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करूंगा तो नो डाउट क्रिएशन होगा। सिंपल सी बात है। तो बस कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि बैच पूरा आपका संपूर्ण है। मतलब बैच में ऐसा कोई फीचर नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से आपको सोशल मीडिया पे इधर उधर भागना पड़े। पहले दिमाग में रखो। ठीक है, कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो इतना बेहतर कंटेंट दूंगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, बस मैं जैसा कहता जाऊं वो तुम करते जाना साथ साथ। ठीक है, जब टेस्ट होगा तो टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद हम आपको इंटरेक्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं एनालिसिस करना सिखाऊंगा। जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर डीपीपी की बात करूं ना, तुम कहीं पर भी सर्च कर लेना, जो डीपीपी हम दे रहे हैं वो अल्टीमेट लेवल की डीपीपी है, अल्टीमेट लेवल की डीपीपी है। डीपी के एक एक क्वेश्चंस को हम खुद अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। इसके अलावा मैंने बताया ना, एक हैंड बुक भी हम बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें मतलब एकदम एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन डालेंगे। अगर तुमने वॉर कर लिए साथ में, ठीक है, तो अल्टीमेट है। ठीक है, तो मतलब तुम उसकी टेंशन मत करो। जो जो हम बेस्ट कर सकते हैं आपके लिए वो हम पैरेलल कर रहे हैं। पर आपको विश्वास करना होगा कि बस सर आप कराओ। ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे। यूट्यूब पर ओनली, यूट्यूब सॉरी, मतलब अपने जो मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उस पर ओनली आप अपना बैच एंटर करोगे। यूट्यूब क्रॉस कर दो अपना। ठीक है, जो भी फेसबुक और ये इंस्टाग्राम सब बंद कर दो, सब बंद कर दो, सब अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो सारा का सारा। ओनली आपका एक टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए और आपका बैच होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहले ये प्रॉमिस करो तो मैं मतलब अपना मतलब प्रॉमिस करूंगा कि हाँ इस साल निकल जाएगा। बीएमएस प्राइम मैं दूंगा पूरा, टेंशन मत करो, बीएमएस प्राइम पूरा दूंगा मैं। ठीक है, जो एक हम शॉर्ट बुक देंगे आपको जिसके अंदर एक मतलब बहुत गजब क्वेश्चन होंगे चारों सब्जेक्ट के, वो एक अलग हम तैयार कर रहे हैं, पूरी डेडिकेट होकर के रात भर हम उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, वो एक आपको अलग देंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के बाद आपको मिलेंगे। मतलब जो भी, जितना हम सोच सकते हैं, जितना सोच सकते हैं वो सब कुछ हम करने वाले हैं। समझ रहे हो? जो सोच से परे है वो छोड़ो, जितना हम सोच सकते हैं वो सब कुछ इस बैच में करने वाले हैं। ठीक है,
अब इतना आपको करना होगा कि भाई देखो इतना मैं देख नहीं पा रहा हूं, देखने का मतलब है मैं आपके सामने नहीं हूं, बस तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि सर सोशल मीडिया को हम दूर कर देंगे, ठीक है। हाँ, कभी कभी अकेलापन महसूस हो तो आसपास कोई लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। लाइब्रेरी में ग्रुप होता है, ठीक है, वहां देखते हैं यार बच्चा ये इतना कर रहा है, ये बच्चा यहाँ पहुंच गया, तो मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ तो उसको कवर करता हूँ, ठीक है। और ये बात और ध्यान रखना, स्टार्टिंग में अभी जोश और जुनून रहता है हर बच्चे के अंदर स्टार्टिंग में, ठीक है, पर वो धीरे धीरे जहां 2-3 महीने निकलते हैं ना तो डाउन होना चालू हो जाता है, वो डाउन नहीं होने दोगे किसी भी कारण से, ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी कारण से आपको लगता है मेरे मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, पर मैं तो प्रॉमिस कर रहा हूं अगर आप जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो मैं सच कह रहा हूं आप लाखों रुपए खर्च कर लेना, ठीक है, किसी भी ब्रांड में पढ़ लेना, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कुछ भी कर लेना, मतलब यहाँ हम जो मेहनत करने वाले हैं वो अपने में अल्टीमेट होगी। मैं ये नहीं कह रहा वो खराब है ये अच्छा है ये ऐसा है, पर जो मेहनत कर रहे हैं हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हम बहुत बेहतर करने वाले हैं। बस एक ही समस्या आती है हमारे और आपके बीच में, डिस्ट्रिक्शन, जो आपको सोशल मीडिया से होता है, क्योंकि जैसे आप यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पर गए तो वहां आपको मतलब वो बच्चा ज्यादा मिलेगा जो एक्चुअल में इसका टारगेट फोकस एम है ही नहीं, बस वो आता है और आपको डाइवर्ट करता है, ठीक है। या वो लोग मिलेंगे जो बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहना है, बस इतनी सी मेरी एक वो है, उसका प्रॉमिस चाहिए मुझे कमेंट में, बस एक प्रॉमिस चाहिए कि सर मैं ऐसा करूंगा, चलो बस इतना ही चाहिए, बस बस यही प्रॉमिस चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं। अगर आप प्रॉमिस करते हो तो मैं सच कह रहा हूं बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा, वो आप आगे आने वाले 1-2 महीने में ही खुद फील करोगे यार, अब वास्तव में फीलिंग आ रही है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉमिस कर रहा हूं, आपका कोई दोस्त किसी भी बड़े ब्रांड में 3 लाख 4 लाख खर्च करके पढ़ रहा होगा, मैं आपको उनसे 21 रखूंगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। बस सुपर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ठीक है, ये टेंशन मत करना, शुरू का 10-15 दिन मैं थोड़ा बेसिक तरीके से कराऊंगा, थोड़ा स्लो स्लो, ठीक है, क्योंकि फुल फ्लैश में बैच मंडे से स्टार्ट होगा, फुल फ्लैश में, ठीक है। मंडे का मतलब है अब 2 दिन के बाद, ठीक है, वहां से थोड़ा सा चीजें एकदम सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। मंडे से आपको, मंडे से पहले नहीं संडे को सारी डीपीपी अपलोड हो जाएंगी, सारे सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगे, यानी बैच एकदम सिस्टमेटिक वे में चलना चालू हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। समझ रहे हो, कोई कई बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो अभी आज ज्वाइन किए हैं, जैसे मैं भी जानता हूं उन बच्चों को, ठीक है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन रही है इन दिनों, सेम लास्ट ईयर जो थी सेम इस साल ही रिपीट हुई है, तो वो उस ऑरा से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो आज ज्वाइन किए तो मंडे से बैच फुल फ्लैश में स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई आपका दोस्त है, कोई भी ऐसा है जिसे आप चाहते हो, तो आप कह सकते हो मंडे से फुल फ्लैश में स्टार्ट हो रहा है। संडे को, यानी आज फ्राइडे है, यानी संडे भी छोड़ो, कल ही सारी डीपीपी अपलोड हो जाएंगी, संडे तक मतलब फुल फ्लैश में एकदम आपका बैच ओके होगा 100% हर महीने के अंदर, ठीक है। यानी मंडे को जब आप क्लास में एंटर करोगे तो आपको पूरी क्लास वाली फील आएगी, ठीक है। चलो, पर मैं तो स्टार्ट कर ही दिया है मैंने, तो हल्का सा हल्का बेसिक बेसिक पॉइंट लेकर के। सबसे पहले मैंने बात की रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो मुझे आज कराना है, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मुझे आज स्टार्ट कर देना है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। जैसे मैंने बताया था सबसे पहले मैं रिवीजन कराऊंगा लास्ट क्लास का, जो भी लास्ट क्लास आपका लेक्चर निकला है, हमेशा ये एक हेडिंग आएगी, एक खाली पीपीटी आएगी, इसमें रिवीजन होगा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है उसका, क्लियर है बिल्कुल। लास्ट क्लास में पढ़ा मतलब हर बार हर हर सीक्वेंस हर लेक्चर में रिपीट होगा, ठीक है। साथ में मैं हर लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस पैरेलल कराऊंगा, जिससे कि एनसीईआरटी पर पकड़ आ जाए एकदम। हर बेसिक कंसेप्ट साथ में लेके चलूंगा। ध्यान रखना, एनसीईआरटी को एक अल्टीमेट वे में तुम्हारे दिमाग में परमानेंट सेट करा दूंगा, ये गारंटी मेरी है, इस बार और अलग अप्रोच से, ठीक है। जो भी कंसेप्ट एनसीईआरटी के आसपास होते हैं, टोटोरा, गैनोंग, रसल, एल्बर्ट, ठीक है, लेरिंजर, किसी के भी, सारे में एनसीईआरटी की उन छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ जोड़ूंगा उनको, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि तुम एनसीईआरटी से बहुत बाहर जा रहे हो, तुम एनसीईआरटी के साथ चल रहे हो पर उन छोटे छोटे कंसेप्ट को लेते हुए चल रहे हो, बहुत अल्टीमेट वे में, ठीक है। मेमोराइज कैसे कराना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में यहां कराऊंगा, और डीपीपी तो मैं अल्टीमेट दे ही रहा हूं, ठीक है। सिद्धि तेजस वो और अल्टीमेट है, ठीक है, अपने में अल्टीमेट है। तुम अगर इतना कर लो और साथ में टेस्ट दे लो, ठीक है, तो समझ रहे हो मेरी, मतलब इतना पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें एकदम परफेक्ट करने की, ठीक है। अब लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैंने कितना करा दिया था, सबसे पहले मैंने कराया था
रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो मैं बहुत अच्छी तरह समझाया था कि एनिमल और प्लांट में रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, कहां हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था बेटा, एक्चुअल में एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को करते हैं, और जो मैक्सिमम एयर बाहर निकालते हैं CO2, ठीक है, एलिमिनेट जो करते हैं CO2 को करते हैं। क्लियर है बिल्कुल एनिमल के केस में। पर प्लांट के केस में एक मिसकंसेप्ट बना हुआ था कि प्लांट CO2 को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उल्टा। पर एक्चुअल में प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, वो हमेशा रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, CO2 को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, CO2 को रिलीज करेगा। लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था। क्लियर है बिल्कुल, समझना मेरी बात। मैं भी एक बात और बता दूं, ऐप पर एक डाउट सेशन होता है, ठीक है, हाँ, आप जब अंदर जाओगे ना, उसमें डाउट वाला एक पार्ट लिखा होगा, उस डाउट पे क्लिक करके अपना जो भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, एक कमेंट सेक्शन होता है, एक डाउट सेक्शन होता है, अपने मन का जो भी तुम्हें मुझसे बोलना है, मेरे पास तक पहुंचाना है, वहां लिख दिया करो। ठीक है, मैं तसल्ली से, जैसे आज लेक्चर हुआ, रात में आपके सारे डाउट, सारे कमेंट पढ़ूंगा, और जब मेरा क्लास आएगा, उस क्लास में पहले इस रिवीजन के अंदर उन सारे डाउट को इंक्लूड कर दूंगा, तब मैं नया टॉपिक या नया लेक्चर या नया जो भी आगे का स्टार्ट करूंगा। ये मेरा रूटीन रहेगा। रिवीजन में आपके जितनी प्रॉब्लम्स थी, इनको इंक्लूड करके मैं आगे बढ़ूंगा। रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, कमेंट में लिख सकते हो, या डाउट सेशन होता है, ठीक है, डाउट बना होगा, उसमें पीपीटी लगी होंगी, जिस पीपीटी से रिलेटेड डाउट है उसके सामने अपना डाउट मेंशन कर दो। इस तरीके से आप इस फीचर को यूटिलाइज करो। ठीक है, मैं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, और अगले लेक्चर में इस सेशन में उसको मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड प्लांट, रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, बस प्लांट हेट्रोट्रॉफ, प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, एनिमल हेट्रोट्रॉफ होते हैं। यानी हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हमें बाहर से खाना खाना पड़ता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर वो ब्लड में जाता है, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल, और ब्लड से वो सेल्स के पास पहुंचता है। तब सेल के अंदर उसका ब्रेक डाउन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, जो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, टूटना, कैटा, जुड़ना, एना। तो सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। और तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, और CO2 बाहर निकालते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो हमेशा ऑक्सीजन लेंगे, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी। हाँ, इस दौरान CO2 का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी बनेगी। CO2 आपके लिए हार्मफुल गैस है, ठीक है, और क्यों क्यों हार्मफुल है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है। कंपेरेटिव ऑक्सीजन, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा है, और आपके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी घटा देती है, जो बहुत डेंजरस कंडीशन है। सोचो, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी तो क्या कंडीशन होगी बॉडी की? ठीक है, ब्लड आपका एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, डेथ हो सकती है। तो इसलिए इस गैस को निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, हार्मफुल गैसेस को बाहर निकालो, और जो एनर्जी बन रही है उसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, उसमें एक मैकेनिज्म होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। दिन के टाइम पर वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मींस ATP। फिर रात के टाइम पर बाहर से CO2 लेते हैं, नीचे से H2O लेते हैं, और फिर उस एनर्जी को यूज करके C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब फूड बनाते हैं। जब दिन में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस समय प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रात में वो CO2 को यूटिलाइज करते हैं। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन का रिलीज होना और CO2 का यूटिलाइजेशन, ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है। और हम यानी बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि यार यहां उल्टा होता है, वहां उल्टा होता है ना, सब में सेम होता है। जब खाना बन जाता है, C6H12, ठीक है, O6 का फॉर्मेशन हो जाता है प्लांटों के अंदर रात में, फिर
उसको तोड़ने के लिए उनको अगेन रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेनी होगी, ऑक्सीडेशन करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, जो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, देन अगेन जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको वो यूटिलाइज करेंगे। प्लांट की बात चल रही है, एकदम क्लियर है। यानी प्लांट और एनिमल के अंदर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाँ, सिमिलरिटी की बात करूं तो दोनों के अंदर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर होती है। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक समझाया था ये लास्ट क्लास में। नंबर टू मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है। भाई रेस्पिरेशन है क्या, समझना मेरी बात। भाई क्या है रेस्पिरेशन, तो मैंने बताया था बेटा पहले पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है समझो, ठीक है। भाई आप रेस्पिरेशन करते क्यों, प्लांट क्यों करता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते क्यों हैं, मैंने बताया था आपको। अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करोगे, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचती है, वहां फूड का ब्रेकडाउन होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, टूटना कैटाबॉलिज्म होता है, क्लियर बिल्कुल। उन सिंपल मॉलिक्यूल का कैटाबॉलिज्म होता है। डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट, हमेशा इनडायरेक्ट होगा। एक बच्चे ने पूछा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमेशा इनडायरेक्ट होगा। सर डायरेक्ट क्यों नहीं होता, डायरेक्ट तो आप कहां करोगे, टेस्ट ट्यूब में करोगे। मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कांच के बर्तन के अंदर ग्लूकोज को डाल दूं, उसको जला दूं, बर्न कर दूं, ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन है। इनडायरेक्ट का मतलब है भाई बहुत सारी रिएक्शन के थ्रू, जिनमें बहुत सारे एंजाइम का यूटिलाइजेशन होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, तब जाकर के बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे यानी रिएक्शंस चलेंगे, तब जाके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज टूटेगा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। तो सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जहां इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा, तब जाकर के एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। ये प्रोसेस जो सेल के अंदर होती है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगी। यस, ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगी। मैंने पूरा डायग्राम बना करके लास्ट लेक्चर में बताया भी था, क्लियर है बिल्कुल। फिर हमने इसके बाद बात की थी, नेक्स्ट हमने बात की थी भाई रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले आपको पार्शियल प्रेशर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यस, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, हर बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बातें मैं बता के ही हर चैप्टर की आगे बढ़ूंगा, हर चैप्टर की बेसिक बातें। तो पार्शियल प्रेशर में मैंने पढ़ाया था बेटा, सबसे पहले प्रेशर क्या होता है और स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। मैंने बोला भी था बेटा एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा कुछ अदर गैसेस भी होती हैं जो आप जानते हो, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, बहुत सारी, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, लगभग 78%। फिर ऑक्सीजन होती है लगभग 21%, ठीक है। फिर CO2 होती है 0.04%, ठीक है। यस, 0.04%। अब 3 नहीं लिखोगे, 4 लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा अदर गैसेस होती हैं, ये परसेंटेज है। अगर मैं इन सारी गैसेस का प्रेशर, ठीक है, एक छोटा सा बाउल लेता हूं, एक बाउल लेता हूं, समझना, उस बाउल के अंदर मरकरी, मरकरी Hg, मरकरी को फिल कर देता हूं, और एक टेस्ट ट्यूब, बताया था मैंने, टेस्ट ट्यूब लगाता हूं उल्टी, जिसके अंदर वैक्यूम है। अंदर क्या है, वैक्यूम है। डायग्राम बना हुआ दिखाया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर। तो एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मरकरी को ही क्यों लेते हैं। मरकरी को इसलिए लेते हैं बेटा, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हो, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कम जगह में ही मरकरी सेट हो जाती है, समझ रहे हो। हाँ, और उसको जब बहुत प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा सा ही उसमें मूवमेंट होता है। सोचो मरकरी की जगह जब मैं मरकरी लिया था और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस मरकरी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सारी गैसेस का जब पड़ता है इसके ऊपर, तो मरकरी कहां रन करती है, ऊपर। इस टेस्ट ट्यूब में वैक्यूम है तो ऊपर मूव कर जाएगी। कितना मूव कर जाएगी ऊपर, तो मैंने बताया था इसका जो मूवमेंट होगा 760 mm मिलीमीटर। सोचो अगर मरकरी की जगह में यहां वाटर ले लेता
तो वाटर के लिए मुझे इतनी सी टेस्ट ट्यूब नहीं चाहिए, मुझे टेस्ट ट्यूब चाहिए कई मीटर, 10 मीटर तक वाटर रन कर जाएगा मात्र इतने ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इतने ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मैं इस, ठीक है, बीकर में या, ठीक है, बाउल के अंदर वाटर ले लूं, तो मेरी जो टेस्ट ट्यूब की साइज इतनी नहीं है, मुझे टेस्ट ट्यूब की साइज 10 मीटर लंबी लेने पड़ेगी, क्योंकि वैक्यूम होना चाहिए अंदर। तो वो वाटर को इतना लंबा, क्योंकि वो उसमें हाई डेंसिटी नहीं होती। क्लियर है बिल्कुल? यहां सारा खेल डेंसिटी का है, घनत्व का है, ठीक है, क्योंकि मरकरी हाईली डेंस होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और रूम टेम्परेचर पर इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होती। तो जितने भी मीटर होते हैं, जैसे स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है, ब्लड प्रेशर यूज करने के लिए, थर्मामीटर, ठीक है, या जो भी आप यूज कर रहे हो, देखो सबके अंदर मरकरी होती है। यस, मरकरी होती है, और कोई लिक्विड यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसका जो वेपोराइजिंग एबिलिटी है, ठीक है, और इसकी जो मतलब लो वेपोराइजिंग एबिलिटी, और जो इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, उस वजह से हम इस मरकरी को ही यूज करते हैं। तो ये बच्चे ने पूछा था, ठीक है। पार्शियल प्रेशर से पहले मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया कि एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, इनका एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको निकालते कैसे? मरकरी इसमें फिल किया, एक टेस्ट ट्यूब लगाई जिसमें वैक्यूम है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा तो मरकरी ऊपर चढ़ जाएगी। कितना जाएगी ऊपर? 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर, ये हो गया टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं डिवाइड कर दूं कि भाई इसके अंदर ऑक्सीजन का भी प्रेशर होगा, इसके अंदर CO2 का भी प्रेशर होगा, इसमें नाइट्रोजन का भी प्रेशर होगा, ठीक है, तो अगर मैं सबका अलग अलग बात करता हूं तो इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। समझ रहे हो? टोटल प्रेशर को डिवाइड कर दूं भी, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो हम इसको प्रेशर नहीं बोलेंगे, इसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो ऐसे ही मैंने सबका पार्शियल प्रेशर आपको बताया भी था। एनसीईआरटी में स्पेशली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है? 159 mm Hg। पूरा निकालने का तरीका भी बताया था मैंने। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है? 0.3 mm Hg, ठीक है। एनसीईआरटी में दोनों का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, पर नाइट्रोजन की बात नहीं की एनसीईआरटी ने। नाइट्रोजन की बात इसलिए नहीं की क्योंकि नाइट्रोजन, ठीक है, हमारी बॉडी में इनसॉल्युबल होती है, तो एक्चुअल में उसका कोई रोल ही नहीं है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसलिए एनसीईआरटी ने इसकी बात नहीं की। क्लियर है बिल्कुल? पर मैंने सबका पार्शियल प्रेशर निकालना सिखाया था आपको, ठीक है। पार्शियल मतलब आंशिक दाब, टोटल प्रेशर का, ठीक है, टोटल प्रेशर का बताओ कि ऑक्सीजन का कितना होगा, CO2 का कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होगा, इसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, परसेंटेज, परसेंटेज, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, परसेंटेज टोटल फिक्स होती है, ठीक है, पर प्रेशर आप जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे कम हो जाएगा, लो एल्टीट्यूड पर जाओगे कम हो जाएगा। बचपन में पढ़ा होगा, पहाड़ों पर भगोने में दाल नहीं गलती। क्यों? क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए प्रेशर कुकर यूज करना पड़ता है दाल को गलाने के लिए। समझना, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर तुमसे कहूं कि पहाड़ों पर परसेंटेज और नीचे ग्राउंड लेवल पर परसेंटेज में कोई अंतर होता है? नो, परसेंटेज सबकी सेम होती है, पर ऊपर और नीचे जाने पर पार्शियल प्रेशर में अंतर आता है, परसेंटेज में अंतर नहीं आता। क्लियर है बिल्कुल? तो ये वाली बात पूरी मैंने डिटेल्ड में आपको समझा दी थी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद थर्ड नंबर फोर्थ पर हमने किसकी बात की थी? ठीक है भाई, हमने बात की थी रेस्पिरेशन का प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो पूरा मैकेनिज्म बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप चेंज नहीं कर सकते, और एयर का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। कल मैंने आपको बैलून फुला के भी दिखाया था, बैलून के अंदर हवा हाई प्रेशर से भरी हुई है, बैलून को छोड़ूंगा तो एयर अंदर से बाहर निकलेगी, बाहर से अंदर नहीं आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर बिल्कुल? फिर मैंने बोला था आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, पर आपके लंग्स जिस चैम्बर के अंदर हैं, इस चैम्बर के प्रेशर को चेंज करके आप एयर को इन एंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल? फिर मैंने बोला था इस प्रेशर को चेंज करना है,
इस प्रेशर को चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ाना होगा और घटाना होगा। वॉल्यूम बढ़ाने से अंदर अंदर ठीक है वैक्यूम जनरेट होता है, प्रेशर कम होता है, बाहर की एयर अंदर आ जाती है। वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ता है, एयर अंदर से बाहर चली जाती है। यानी वॉल्यूम को बढ़ाओगे और घटाओगे, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ाओगे घटाओगे, थोरेसिक चैम्बर जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, बस उसके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से प्रेशर में चेंज आएगा, और प्रेशर में चेंज आने से आप ब्रीथिंग कर पाओगे, वेंटिलेशन कर पाओगे, एयर इन एंड आउट हो पाएगी। इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, जो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। क्योंकि रेस्पिरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी इसमें फिजिकल भी है और केमिकल भी है। क्लियर है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने बताया वेंटिलेशन, जिसमें एयर लंग्स में आती है और एयर लंग्स से बाहर जाती है। गलती से ऐसे मत बोलना ऑक्सीजन आ रही है CO2 जा रही है, नो, एयर आ रही है और एयर ही जा रही है। इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन या रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है। अब लंग्स में जो एयर आ गई वो लंग्स से डिफ्यूज होके कहां जाएगी, ब्लड में। क्या जाएगी, पूरी एयर नहीं जाएगी, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहां जाएगी, ब्लड में, और CO2 डिफ्यूज होके वापस कहां आएगी, लंग्स में। तो इस तरीके से दोनों का डिफ्यूजन डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सिंपल डिफ्यूजन चलता रहता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। क्लियर है बिल्कुल। और यहां से ऑक्सीजन होती हुई आपके टिश्यू के पास जाएगी और टिश्यू के अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। कम क्यों है, क्योंकि कंटिन्यू अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन चल रहा है, यूज हो रही है। कहां हो रही है यूज, फूड के कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन में, इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी आपका ग्लूकोज टर्म यूज कर सकते हो, उसके इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन में इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा और वो धीरे धीरे ब्लड से होते हुए लंग्स और लंग्स से होते हुए बाहर। सिंपल सी बात है, क्योंकि अंदर वो बन रही है इसलिए बाहर मूव करेगी। ठीक है, अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो प्रेशर कम है तो बाहर से अंदर मूव करेगी। ये पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया था। यहां पर डिफ्यूजन दो जगह हो रहा है, एक तो आपके लंग्स और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, दूसरा डिफ्यूजन आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है, इंटरनल डिफ्यूजन। क्लियर है बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया था, जिसमें 4 स्टेप फिजिकल प्रोसेस के थे, एक स्टेप केमिकल प्रोसेस का था, सेलुलर रेस्पिरेशन। मैंने बोला भी था कि डिफरेंट एनिमल्स में फिजिकल प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, पर केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, सब के अंदर सिमिलर होती है। सिर्फ और सिर्फ अंतर फिजिकल प्रोसेस का होगा। प्लांट फिजिकल प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू कर रहे हैं, कॉकरोच ट्रैकिया के थ्रू कर रहा है, समझना मेरी बात। ठीक है, हम लंग्स के थ्रो कर रहे हैं। अगर फिश की बात करता हूं तो गिल्स के थ्रो कर रही है। जिनके पास कोई भी ऑर्गन नहीं है, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो बेचारे बॉडी सरफेस को ही यूज कर रहे हैं, वहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। यानी फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, पर केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। क्लियर है बिल्कुल। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी से, वो वही सॉल्व कर पाएगा जो एक्चुअल में बहुत कंसेप्चुअल पढ़ रहा है। एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, प्रोसेस पूरा मैंने करा दिया था। ये बेसिक स्टेप थे 4 जो मैंने कल के लेक्चर में कवर किए थे। ठीक है, आज नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसमें मुझे कराना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते क्या हैं, अब ये बताओ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्रिस्टल क्लियर, चलो ठीक है। अब कोई भी डाउट हुआ करेगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, ठीक है, आपके लेक्चर में ही, ठीक है, कमेंट सेक्शन होता है और एक डाउट सेक्शन भी होता है। उसमें अपनी पीपीटी से रिलेटेड अपने डाउट मेंशन कर दिया करो, सारे टीचर आपके डाउट्स को देखेंगे और इस सेशन के अंदर रिवीजन सेशन में उसको इंक्लूड कर देंगे, आप टेंशन मत करना, ठीक है। स्पीड अभी बहुत तेज नहीं करेंगे, क्योंकि मंडे से थोड़ा फुल फ्लैश में स्टार्ट होगा, वहां से स्पीड बढ़ना चालू होगी। क्लियर है बिल्कुल।
पर एकदम चीज अच्छी तरीके से समझना। आपका सिर्फ एक ही काम है कि सर मैं अच्छे से फोकस करके समझूंगा, पहला। और दूसरा, अगर डाउट आएगा तो वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको मेंशन करूंगा, या डाउट सेक्शन में जाकर के उसको मेंशन करूंगा, जिससे कि नेक्स्ट डे जब टीचर आएगा रिवीजन के अंदर मेरे सारे डाउट ले लेगा। कोई डाउट? यस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जैसा अभी बताया मैंने, फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, यानी अलग अलग एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, ये किस पर निर्भर करता है? उनके हैबिटेट पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कोई एनिमल पानी के अंदर रह रहा है, एक्वाटिक है, समझना, कोई एनिमल एक्वाटिक है, पानी के अंदर रह रहा है, ठीक है। अगर पानी के अंदर रह रहा है, एक्वाटिक है, तो बेचारा क्या यूज कर सकता है? ओनली गिल्स यूज कर सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, ठीक है। अगर कोई एनिमल, ठीक है, अर्थ पर, लैंड पर, ठीक है, सोयल के ऊपर है, तो नो डाउट वो अपनी बॉडी सरफेस को भी यूज कर सकता है, लंग्स को भी यूज कर सकता है, समझना मेरी बात, ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी कर सकता है, यानी ऑप्शन है उसके पास। पर पानी के अंदर अगर है तो गिल्स ही यूज करेगा, या भाई बॉडी सरफेस भी यूज कर सकता है। यस, पानी के अंदर गिल्स या बॉडी सरफेस, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या कर सकता है? ऑक्सीजन को, ठीक है, इन और CO2 को आउट कर सकता है, क्योंकि पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, ये आप जानते हो। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, पानी में डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है। यस, गिल्स, बॉडी सरफेस या स्किन, यस, एक ही बात है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड करते हैं, नीट में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, एनसीईआरटी की इस लाइन से आएगा। किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड मेनली ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, समझाता हूं बिल्कुल। हैबिटेट, प्लस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? समझाता हूं। हैबिटेट तो समझ में आया। जैसे अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, हैबिटेट बहुत टाइप का हैबिटेट हो सकता है, ठीक है। जैसे एक्वाटिक भी हो सकता है, जैसे टेरिस्ट्रियल भी हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों की बात करती है, ठीक है, एक्वाटिक की भी करती है और टेरिस्ट्रियल की भी करती है। आप समझ रहे हो ना? अच्छा, हो गया ये, ठीक है, ओके ओके ओके, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा अच्छा, लिखा दिया होगा मैंने कल, ठीक है ठीक है ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कल मैंने बताया भी था, ठीक है। एक्वाटिक के केस में आप क्या यूज कर सकते हो? गिल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। बॉडी सरफेस यूज कर सकते हो, मॉइस्ट स्किन यूज कर सकते हो, या सिंपल स्किन यूज कर सकते हो। मॉइस्ट टर्म तो स्किन टर्म यूज कर सकते हो, स्किन एक ही बात है। हाँ, टेरिस्ट्रियल कंडीशन पे होगा तो कंडीशंस अलग है। यहां पर आप लंग्स यूज कर सकते हो, ट्रैकिया यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है समझाऊंगा। मॉइस्ट क्यूटिकल समझाऊंगा अभी, एंड स्किन कुछ भी यूज कर सकते हो, एटसेट्रा, ठीक है। ये तरीके हैं, इनको डिटेल में समझाने वाला हूं, अभी समझना मेरी बात। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, मान लो मैं ऑर्गन की बात कर रहा हूं, एनिमल ऑर्गन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, पर मानो एक ऐसा एनिमल जिसमें ऑर्गन बने ही नहीं है, ऑर्गन होते ही नहीं है, कोई कई सेल के एग्रीगेशन से, इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
जैसे पॉरीफेरा की बात करूं, कई सेल मिलकर के एग्रीगेट करते हैं और एक एनिमल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो वहां तो ऑर्गन ही नहीं है, वहां तो टिश्यू ही नहीं है, ठीक है। तो वहां क्या होगा, बॉडी सरफेस से, इसलिए यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। सीलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा आता है, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टीनोफोरा, समझना, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। प्लेटी का मतलब होता है चपटे क्रमी, फ्लैटेंड वॉर्म। अगर मैं जब एनिमल पढ़ाऊंगा, एनिमल किंगडम, तो सबसे पहले आए थे पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस, फिर आए थे सीलेंट्रेटा, फिर आए थे टीनोफोरा, और फिर आए थे फ्लैट वॉर्म, चैप्टे क्रमी, प्लेटी हेलमेंथीज। उसके बाद आए थे एसके हेलमेंथीज, राउंड वॉर्म, ठीक है। एक्चुअल में प्लेटी और एसके दोनों मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट समझते हो, एंडो पैरासाइट, अंतः परजीवी, यानी किसी एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उनको एरोबिक रेस्पिरेशन तो करना ही नहीं है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए उनके केस के अंदर, ठीक है, बॉडी सरफेस भी यूज नहीं होती। पर कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं जो स्वतंत्र रूप से वातावरण में रहते हैं, तो वो बॉडी सरफेस को यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल, हाँ। तो ये ध्यान रखना है आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें रोल प्ले करता है, जैसे मैंने बता दिया। जैसे कौन कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सबसे पहला आया सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल काम देखने को मिलेगा पॉरीफेरा के अंदर। पॉरीफेरा यानी ऐसे जीव जिनके शरीर पर पोर बने होते हैं, ठीक है, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। जैसे स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज की पूरी बॉडी पर देखोगे ना, तो इस तरीके से होल बने होंगे, होल, पोर बने होंगे, ठीक है, जिनमें कंटिन्यू वाटर इन एंड आउट होता रहता है, वाटर आएगा और निकलेगा, वाटर आएगा और निकलेगा, तो इनको बोलते हैं पॉरीफेरेंस, ठीक है। डिटेल में पढ़ाऊंगा एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है, यहां एनिमल किंगडम नहीं छोड़ूंगा अभी मैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, आगे जो होता है वो होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आगे बात करूं तो क्या होगा, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आगे बात करूं तो मिलेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी एनिमल्स में कई प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन समझते हो ना, ठीक है, भाई कैसा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कई लोगों के मिलने से बनने वाला ऑर्गेनाइजेशन। ये सेल के मिलने से बन रहा है तो यहां तो ऑर्गन होगा ही नहीं, ये टिश्यू के मिलने से बन रहा है, यहां भी ऑर्गन नहीं होगा। हाँ, यहां से ऑर्गन चालू हो गया था, ठीक है, जो स्पेशली प्लेटी हेलमिन्थीज में देखने को मिलता है। और एसके हेलमिन्थीज से लेकर के हमारे तक जितने भी एनिमल आए बीच में, सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब कई ऑर्गन मिलकर के किसी एक कार्य को करते हैं उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी कल दिया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक भी है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल भी है, लिवर भी है, पैनक्रियाज भी है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड भी है, जो सब मिलकर के फूड का डाइजेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी किस प्रकार के ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन के लिए, दो चीजों पर निर्भर करता है, वो कहां रहता है, किस हैबिटेट में रहता है। यस, उनका हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। हाँ, एक्वाटिक का मतलब है पानी में, तो गिल्स बॉडी सरफेस के नहीं यूज करेंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड पर, तो लैंड पर ट्रैकिया, लंग्स, मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन, समझाता हूं अभी, एटसेट्रा, ये सब चीजें यूज की जा सकती हैं। इसके अलावा उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी यहां से ऑर्गन सिस्टम चालू हुआ, यानी इससे पहले ऑर्गन यूज ही नहीं होंगे रेस्पिरेशन में, यहां के बाद जो एनिमल आए उनमें ऑर्गन यूज होंगे रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। इससे पहले आप टोटल बॉडी सरफेस ही यूज करोगे। तो इन दो चीजों पर निर्भर करता है किस प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब एनसीईआरटी के एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान रखना। उन बच्चों के लिए भी जो 2 साल का ड्रॉप ले चुके हैं उनके लिए भी जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, अलग पैटर्न है मेरा, ठीक है, समझना मेरी बात। उनको मैंने एक टेबल बना दी है, सब कुछ उस टेबल में इंक्लूड है। जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हुआ कराऊंगा, बिल्कुल बैलेंस लेते हुए चलूंगा। लेक्चर मेरे फिक्स है, चाहे मैं कितना भी स्लो पढ़ाऊं, कितना भी फास्ट पढ़ाऊं, लेक्चर मेरे फिक्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, एनिमल कहां से स्टार्ट हुए? पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज समझते हो? फ्लैट वॉर्म। प्लेटिहेल्मिन्थीज को हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म। चपटे क्रमी, इन सब के अंदर एनसीईआरटी क्या लिखती है भाई? ध्यान रखना, एस्केल्मेंथीज भी आप जोड़ सकते हो यहां पर, राउंड वॉर्म, क्योंकि फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म गोल क्रमी है, ये एंडो पैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी। तो इनके केस के अंदर अक्सर कर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, पर एनसीईआरटी ने सिर्फ फ्लैट वॉर्म की बात की है, राउंड वॉर्म की बात नहीं की। कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों के अंदर सिमिलर है, सिमिलर है, क्योंकि बोथ आर एंडो पैरासाइट। क्लियर है? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा आता है, प्लेटिहेल्मिन्थी इसमें फ्लैट वॉर्म आते हैं। ये क्या यूज करते हैं? आप बोलोगे सर सिंपल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब भाई प्लेटिहेल्मिन्थीज के अलावा और क्या आएगा? एस्केल्मिन्थीज। उसके बाद क्या आएगा? एनीलिडा, एनीलिडा, एनीलिडा। और एनीलिडा में एनसीईआरटी किसकी बात कर रही है? अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म की जब भी बात करूंगा तो ध्यान रखो, अर्थवॉर्म जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो किसान के मित्र होते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि सॉइल को पोरस कर देते हैं, ठीक है, सॉइल को इनटेक करके, ठीक है, अपना फीकल मैटर निकालते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। जो आज की डेट में तुम गमलों में, खेतों में यूज करते हो ना, वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट इन अर्थवॉर्म से ही बनता है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म की अगर बात करूं तो अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? इनकी स्किन बहुत थिन होती है, समझना मेरी बात। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं, इस तरीके से सेगमेंटेड होते हैं, इनकी स्किन बहुत थिन होती है, अर्थवॉर्म की बहुत थिन स्किन होती है, समझना। इसलिए नेचर ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, समझना, इसके ऊपर एक लेयर बनाई, ये ऐसे, ये क्यूटिकल होती है, नॉन सेल्यूलर है, सेल से मिलकर नहीं बनी होती, नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल होती है, नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल, नॉन सेल, यानी सेल से मिलकर नहीं बनती होती, ठीक है। ये एक तरीके से ऐसी लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, और इसमें खास प्रकार की प्रोटीन होती है जो वातावरण से, नेचर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको मॉइस्ट क्यूटिकल बोलते हैं, नॉन सेलुलर क्यूटिकल। ठीक है, जो एक तरीके से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल, तो ध्यान रखना है, अर्थवॉर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, इसकी हेल्प से आसानी से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेगा और CO2 को निकाल देगा। किसकी बात चल रही है? अर्थवॉर्म की बात चल रही है, ठीक है। अर्थवॉर्म में नॉन सेलुलर क्यूटिकल होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, ठीक है। मॉइस्ट का मतलब है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो गीला गीला होता है, आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए, ठीक है। थिन स्किन होती है, इसीलिए यहां पर मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, क्योंकि इस थिन स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने क्यूटिकल बनाई। क्लियर है? प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। यहां तक कोई डाउट बेटा? ठीक है, अर्थवॉर्म समझ में आ गया। अर्थवॉर्म के बाद अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अर्थवॉर्म के बाद अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो एनिलिडा, एनिडा के बाद क्या आएगा? ऑर्थोपोडा। क्या आएगा? ऑर्थोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। क्लियर? बिल्कुल। एनिलिडा के बाद क्या आने वाला है? ऑर्थ्रोपोडा।
ऑर्थोपोडा में आपको एनसीईआरटी क्या बता रही है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट की जब भी बात करूंगा तो यहां पर किसकी बात आएगी? कॉकरोच। कॉकरोच। और कॉकरोच की बात आती है तो मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, कॉकरोच की बात आती है तो कॉकरोच में रेस्पिरेशन होगा कैसे? ये आर है, मेरा ध्यान रखना। कॉकरोच। तो कॉकरोच में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम समझना अच्छी तरीके से। अगर मैं ट्रैकियल सिस्टम की बात करता हूं तो यहां पर इस तरीके से मानो ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मानो ये कॉकरोच है, ये पूरा कॉकरोच है ऐसे। इसकी पूरी बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड होगी। सेगमेंटेड बॉडी होगी, इस तरीके से सेगमेंट बने होंगे बॉडी के अंदर, ये सेगमेंट बने हैं बॉडी के अंदर ऐसे। इसके लेटरल साइड पर, इसके लेटरल साइड पर बेटा यहां पर पोर होते हैं। लेटरल साइड पर यहां पर पोर होते हैं, ध्यान रखना, ये पोर होते हैं लेटरल साइड पर, पोर, ये पोर होते हैं। स्पाइरिकल्स बोलते हैं इनको। कॉकरोच में पढ़ाऊंगा डिटेल में। इन पोर से इस तरीके से ट्यूबुलर सिस्टम आता है। ये ट्यूबुलर सिस्टम आया, ये आया, इस तरीके से। यहां से डायरेक्ट ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है? इन एंड आउट। भाई एयर आ रही है, एयर जा रही है, पहले एयर का आना जाना हो रहा है। और अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है? टिश्यू। ये कॉकरोच के अंदर के टिश्यू हैं। यानी इन टिश्यू से डायरेक्ट यहां से ऑक्सीजन कहां जा रही है? टिश्यू के अंदर। CO2 कहां जा रही है? टिश्यू से वापस इन ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर। इसको बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, इन टिश्यू। ये क्या? सब टिश्यू। तो टिश्यू के थ्रू डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है, तो एयर आ रही है, एयर जा रही है, तो यहां पर कोई ब्लड का रोल ही नहीं है, तो इसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है। और इस रेस्पिरेशन को हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ट्रैकियल सिस्टम की वजह से ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। याद हो गया होगा? अच्छा भाई, ऑर्थोपोडा के बाद कौन आएगा? भाई एनिलिडा आ गए, ऑर्थोपोडा आ गए, फिर आएगा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। क्लियर है? तो इन सब के अंदर गिल्स होते हैं। स्पेशली इकाइनोडर्मेटा बॉडी सरफेस को यूज करता है, ठीक है। पर एनसीईआरटी ने यूज किया है यहां पर किसको? ठीक है, मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का हो, ठीक है, एंड फिश, फिश में भी गिल्स होते हैं। फिश हो, ठीक है। और बात कर लेते हैं किसका? हेमिकॉर्डेटा। इन सबके पास क्या देखने को मिलेंगे? ठीक है, गिल्स। गिल्स। सर गिल्स क्या होते हैं? तुमने देखे होंगे एनिमल्स के लेटरल साइड पर, यहां पर फिश में अगर तुमने ध्यान से देखा हो, ठीक है, अगर मैं फिश की बात करूं, मान लो फिश है, तुम ध्यान से देखा हो फिश में यहां पर इस तरीके से लेटरल साइड में इस तरीके से गिल्स बने होते हैं। हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फिश क्या करती है? यहां से वाटर एंटर करते हैं और गिल से होता हुआ वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, वाटर। ये सब क्या है? गिल्स हैं।
तो गिल्स के थ्रू वाटर इन एंड आउट होता है। गिल्स हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, समझना। अगर मैं गिल्स की बात करूं तो गिल्स हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर हैं। कैसे वैस्कुलर स्ट्रक्चर? इनमें ब्लड बहुत ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। समझना, यहां से अगर वाटर अंदर से बाहर जाएगा, ये अंदर से बाहर जा रहा है वाटर, तो इनमें ब्लड कहां जाएगा? ब्लड इधर से इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे के काउंटर फ्लो में बहेंगे, ब्लड ऐसे ऐसे। तो इससे क्या होगा, इसमें जितनी भी डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी कहां चली जाएगी? सीधे ब्लड में चली जाएगी। वाटर में जितनी भी डिसॉल्व ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, तो गिल्स में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, ये समझो इस तरीके से होल बने हुए हैं जिनमें से वाटर तेजी से निकलता है। तो वाटर की डायरेक्शन और गिल्स में ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, और गिल्स के लिए टर्म यूज करते हैं स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी क्या बोलती है? ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। समझना मेरी बात। अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं तो उसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, क्योंकि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल ट्रैकियल सिस्टम होता है कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट के अंदर। तो यहां से एयर आती है और जाती है, आती है और जाती है। अगर मैं मोलस्का की बात करता हूं, फिश की बात करता हूं, हेमिकोर्डेटा की बात करता हूं, इन सब के पास गिल्स होते हैं जो एक स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर है जिनमें ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, ये इनको गिल्स बोलते हैं। यहां से वाटर ऐसा जाएगा तो इनमें ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा, जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर में होती है वो डिफ्यूज होकर के ब्लड में चली जाती है। तो इसको यूज करते हैं कौन? मोलस्का, ठीक है, फिश और हेमिकोर्डेटा। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये पूछा जाएगा, इसको क्या बोल रहे हैं हम? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्लियर है बिल्कुल? इसको ब्रैंकियल बोलेंगे, इसको ट्रैकियल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ एनिमल होते हैं जिनमें इसमें कह सकते हो वेस्कुलराइज बैग होते हैं। भाई वेस्कुलराइज बैग, थैले, और जहां पर बैग की बात आ जाती है मतलब लंग्स की बात आ रही है। क्लियर है? तो अगला मैं बात करूंगा मोलस्का के बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना इसके अंदर, एक बात और मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, मोलस्का, फिश, ठीक है, और एम्फीबिया। एक और ऐड कर लेना इसके अंदर, एंड लार्वा ऑफ एम्फीबिया। लार्वा ऑफ एम्फीबिया, क्योंकि एम्फीबिया का लार्वा जो होता है, टेडपोल यानी मेढक का जो लार्वा होता है वो पानी में रहता है। ठीक है, मेढक यानी फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते, पर इसके लार्वा के पास सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए गिल्स ही होते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था। तो लार्वा ऑफ एम्फीबिया, मोलस्का, फिश और हेमिकोर्डेटा, इन सब के पास गिल्स होते हैं जो कि स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर हैं जिनमें अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड और वाटर फ्लो करता है, जिसकी वजह से आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, जिस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉर्डेटा। अगर कॉर्डेटा की बात करता हूं तो कॉर्डेटा के अंदर ध्यान रखना है, फिश आ गया एक, तो फिश, फिश एंड लार्वा ऑफ एम्फीबिया। लार्वा ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया, इनके पास तो गिल्स ही होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे। हाँ, इसके अलावा अगर बात करूंगा फिश की बात, क्या आएगा? एम्फीबिया आएंगे, एडल्ट एम्फीबिया, एडल्ट एम्फीबिया। इसके अलावा रेप्टाइल्स, इसके अलावा एप्स, बर्ड यानी एप्स या बर्ड। इसके अलावा क्या बचा? मैमल्स।
इन सब के पास क्या देखने को मिलेंगे? लंग्स देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे? लंग्स। लंग्स, ये ध्यान रखना है आपको। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे? लंग्स। इस बार नीट में क्वेश्चन भी आया है, याद हो, मैं फ्रॉग में कराता हूं, यहां का क्वेश्चन नहीं है। फ्रॉग का क्वेश्चन, उसका फ्रॉग का क्वेश्चन वहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, पर हिंट दे रहा हूं मैं आपको। फ्रॉग, तो फ्रॉग में दो चीजें होती है बेटा, एक तो लार्वा होता है और एक एडल्ट होता है। लार्वा में क्या होंगे? गिल्स होंगे, गिल से रेस्पिरेशन करेगा। पर एडल्ट, एडल्ट की दो कंडीशन है, ये एक्वाटिक भी हो सकता है, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ठीक है। एक्वाटिक कंडीशन में ये क्या यूज करेगा? लिखा चुका हूं मैं, बॉडी सरफेस। हाँ, जब टेरेस्ट्रियल कंडीशन होगी तो क्या यूज करेगा? मॉइस्ट, बॉडी सरफेस का मतलब है मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन यूज करेगा टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर। और क्या करेगा? लंग्स भी यूज करेगा। और इसके पास फेरिंग्स भी होते हैं, बुक्कोफेरेंजियल फेरिंग्स। यानी जब, ठीक है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन होगी, अर्थ पर होगा, तो मेढक यानी फ्रॉग अपने माउथ को खोल करके बुक्कोफेरेंजियल भी कर लेता है, क्योंकि अंदर से बहुत ब्लड वेसल्स होते हैं, आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ठीक है। अपने लंग्स को भी यूज कर लेता है और मॉइस्ट स्किन भी यूज कर लेता है। यस, ये ध्यान रखना है आपको, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। एडल्ट फ्रॉग क्या यूज करेगा? मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, ठीक है। मॉइस्ट स्किन को हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और लंग्स से अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। और लंग्स के लिए एक एनसीईआरटी ने टर्म भी यूज किया है, ठीक है, एक टर्म भी यूज किया है, लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं वेस्कुलराइज बैग। लंग्स को हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलराइज बैग। वेस्कुलराइज्ड बैग, वेस्कुलराइज बैग, ठीक है। वेस्कुलराइज बैग टर्म आएगा तो लंग्स की बात आएगी, और लंग्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यानी ये बात समझ में आ गई कि कॉर्डेटा करके क्वेश्चन आएगा तो फिश और एम्फीबिया का लार्वा गिल्स यूज करते हैं, और सारे के सारे कॉर्डेट वेस्कुलराइज बैग, ऐसे बैग जो हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, जिनमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिनको हम लंग्स बोलते हैं। और ऐसे रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे, क्योंकि लंग्स का मतलब ही होता है पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। ये अलग से लिखा दिया है मैंने, फ्रॉग में लिखाऊंगा इसको, तो वैसे मैं, फ्रॉग की दो फॉर्म होती है, लार्वा, एडल्ट, ओनली गिल्स। यहां एक्वाटिक कंडीशन होगी, पानी में होगा, तो बॉडी सरफेस यूज करेगा, या मॉइस्ट स्किन यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, टेरेस्ट्रियल कंडीशन होगी तो मॉइस्ट स्किन, लंग्स और फेरिंग्स कुछ भी यूज कर सकता है। अब बताओ, यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? मॉइस्ट स्किन और बॉडी सरफेस में एक ही अंतर होता है बेटा, जब वो बाहर होता है, वातावरण में होता है, समझना, तो जो स्किन होती है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि यहां पर एक खास टाइप की प्रोटीन रिलीज करता है वो। यस, समझ रहे हो? हाँ, इसकी सरफेस पर एक प्रोटीन होती है एल्बुमिन, और ये एल्बुमिन प्रोटीन एटमॉस्फेयर में से नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से इसकी स्किन मॉइस्चराइज होती है, और आसानी से जब एयर का वेंटिलेशन होता है तो वो ड्राई नहीं होती।
अगर वो ड्राई हो गई तो वेंटिलेशन नहीं होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा अपनी, जैसे नहीं कभी कहते होगे ना, सांस तेजी से ले रहे हो तो आपकी ट्रैकिया सूख जाती है, तो सांस ले नहीं पाते हो। तो ट्रैकिया हमेशा मॉइस्चराइज रहती है, क्योंकि अंदर हमारे म्यूकस की एक लेयर होती है, जानते हो ना, हमारी नोज से लेकर के अपर पार्ट ऑफ लंग्स, अंदर का पूरा पार्ट अंदर से मॉइस्चराइज होता है, म्यूकस की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से आप आसानी से ब्रीदिंग कर पा रहे हो। डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बॉडी सरफेस, भाई पानी में डूबा हुआ है तो बॉडी सरफेस ही यूज होगी, पर बाहर है तो उसको मॉइस्चराइज स्किन यूज करने पड़ेगी, और टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें स्किन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है। ये पूरी एनसीईआरटी कवर करा दी है। अब जितना पढ़ाया है उसको मैंने यहां एक सिंगल स्लाइड में समराइज कर दिया है, ड्रॉपर्स के लिए, ओनली ड्रॉपर्स के लिए, उनको कुछ नहीं करना। स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवॉर्म बॉडी सरफेस, अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, क्या होती है समझा दिया है मैंने आपको। इंसेक्ट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, मतलब ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्वाटिक ऑर्थोपोड या मोलस्कस या फिश, तीनों बता दिए मैंने, ठीक है। या लार्वा ऑफ एम्फीबिया, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं गिल्स, और रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ऐसी टेरेस्ट्रियल फॉर्म जितनी भी होती है, ठीक है, जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के पास लंग्स होते हैं जिनको बोलते हैं वेस्कुलराइज बैग, समझना, लंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और एम्फीबिया की बात करूं, फ्रॉग की बात करूं, तो मॉइस्ट स्किन यूज करोगे, और मॉइस्ट स्किन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, मॉइस्ट क्यूटिकल और मॉइस्ट स्किन, अर्थवॉर्म के पास क्यूटिकल होती है पर फ्रॉग के पास क्यूटिकल नहीं होती, डायरेक्ट स्किन होती है। यहां क्यूटिकल नेचर ने इसलिए बनाई क्योंकि इसकी स्किन बहुत थिन थी, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। बॉडी सरफेस, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है, मॉइस्ट क्यूटिकल आ गई क्योंकि इसने इसका मॉडिफाई किया, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल आ गया, ये मत भूलना, स्पेशल वेस्क्यूलराइज्ड स्ट्रक्चर जिसको गिल्स बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। वेस्कुलराइज बैग, जब बैग की बात आएगी तो लंग्स की बात आ रही है, वेस्कुलराइज बैग लंग्स को बोलते हैं, और इससे करने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्लियर है। और इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये सारे एग्जांपल आ गए। अब मुझे बताओ, अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? हाँ, फ्रॉग की स्किन कंपरेटिव अर्थवॉर्म, ठीक है, कंपरेटिव अर्थवॉर्म थिक होती है, वैसे तो थिन होती है, जब भी स्किन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो थिन स्किन ही होगी, पर कंपरेटिव अर्थवॉर्म तो फ्रेजाइल, कितने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए वहां क्यूटिकल बनाई नेचर ने। और अर्थवॉर्म को सॉइल के अंदर चलना होता है, फ्रॉग तो आराम से ऊपर बैठा है, हाँ, पर हाइबरनेशन एस्टिवेशन करता है, नो डाउट, ठीक है। अब बताओ जहां तक कोई डाउट? ओके, एक बच्चा पूछ रहा है सर एक बार मॉइस्ट स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल में बता दो, सुन लो, एक यही समझा देता हूं। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करता हूं तो अर्थवॉर्म की पतली सी स्किन होती है, और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर एक नॉन सेल्यूलर लेयर बनती है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, ये क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल है। तो अर्थवॉर्म के पास क्यूटिकल होती है, और यहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर होता है यहां पर, जिससे कि आसानी से वेंटिलेशन हो पाए, आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां पर हो पाए, ठीक है। ऑक्सीजन आएगी, CO2 जाएगी, क्लियर। अब भूलोगे नहीं, कभी कंफ्यूज ही नहीं होगा, यही लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये हो गई ऊपर क्यूटिकल, ये हो गई स्किन। जबकि अगर फ्रॉग की बात करूं, फ्रॉग की बात करूं तो यहां पर सिर्फ स्किन होती है, क्यूटिकल नहीं होती, क्यूटिकल नॉन सेलुलर लेयर है, स्किन होती है जिसमें मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, नमी करने की एबिलिटी होती है। और चाहे ये हो, इन सब के नीचे क्या होती है, ब्लड वेसल्स, आसानी से क्या हो पाएगा इन ब्लड वेसल्स से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड वेसल्स।
या भी नीचे क्या होंगे, ब्लड वेसल्स। तभी तो आसानी से क्या कर पाएगा ये, इन एंड आउट ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर पाएगा। ये अंतर होता है। यहां सिर्फ स्किन होगी, यहां सिर्फ स्किन होगी। यहां पर क्यूटिकल और थिन स्किन दोनों होगी, ठीक है। क्यूटिकल नॉन सेलुलर होती है, सेलुलर नहीं होती, नॉन सेलुलर। ये सेल से मिलके नहीं बनी होती, ठीक है, नॉन सेलुलर होती है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, समझ रहे हो। क्यूटिकल नॉन सेलुलर है। अभी आपको बायोमोलिक्यूल बताऊंगा, तो बायोमोलिक्यूल में बताऊंगा इट इज अ पॉलीमर। क्यूटिकल एक पॉलीमर है, पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा बायोमोलिक्यूल में, ठीक है, किस तरीके से बनती है, क्या है इसके अंदर, ठीक है। और जब भी मॉइस्चर की बात आएगी तो एल्बुमिन प्रोटीन होगी, एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। पर इतना डीप नहीं जाना, जितना मैं करा रहा हूं इतना मोर देन सफिशिएंट। यानी अगर बॉडी सरफेस बोलेगा समझ में आ गया, मॉइस्ट क्यूटिकल और मॉइस्ट स्किन में कंफ्यूज नहीं होना। यहां स्किन डायरेक्ट एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में, यहां क्यूटिकल डायरेक्ट एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में, जो नॉन सेलुलर है। ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल समझ में आ गया, ठीक है, गिल समझ में आ गए, और वेस्कुलराइज बैग यानी लंग समझ में आ गए। अब बताओ। हाँ बेटा बिल्कुल, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहां होगा, इंसेक्ट वाले में, सॉरी नहीं नहीं, ट्रैकियल। इंसेक्ट में ब्रैंकियल नहीं होगा, ट्रैकियल होगा। यहां होगा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्लियर है। यहां ट्रैकियल रेस्पिरेशन होगा, यहां ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा, यहां पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, यहां क्यूटेरियस रेस्पिरेशन होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अरे बॉडी सरफेस और स्किन, देखो आप सुनो, अब पॉरीफेरा में क्या स्किन होती है तुम बताओ, ठीक है। सिलिंट्रेटा के पास स्किन होगी क्या, स्किन एक लेयर होती है जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस होते हैं, इसको स्किन बोलते हैं। स्किन का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। बॉडी सरफेस तो कोई भी हो सकती है, मेरी ये भी बॉडी सरफेस है। पॉरीफेरा के अंदर सेल मिलकर के जो बना रहे हैं वो भी बॉडी सरफेस है। समझ, सिलिंट्रेटा में भी बॉडी सरफेस है, सबके अंदर बॉडी सरफेस होती है, ठीक है। बॉडी सरफेस एक कॉमन टर्म है, स्किन एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, स्किन एक स्पेसिफिक टर्म है, बॉडी सरफेस कॉमन टर्म है। तो इन सब, ये सब बॉडी सरफेस से करते हैं। हाँ, यहां आ गई मॉइस्ट क्यूटिकल, क्योंकि क्यूटिकल डायरेक्ट एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में। यहां आ गया ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, सॉरी इंसेक्ट में आ गया ट्रैकियल सिस्टम। और एक्वाटिक ऑर्थोपोड, एक्वाटिक 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 का मतलब पानी में रहने वाले, ठीक है, मोलस्कस और फिश, ठीक है, इन सब के अंदर गिल्स आ गए, ठीक है। और टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल का मतलब है लैंड पर रहने वाले, ठीक है, इन सब के पास लंग्स आ गए, और नीचे क्यूटिनियस रेस्पिरेशन आ गया। अब मुझे बताओ, एकदम ब्रेन में छप जाना चाहिए बेटा, छप जाना चाहिए। क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। यहां क्यूटिकल होती है, कंफ्यूज मत हो, क्यूटिकल है। क्यूटिकल एक नॉन सेलुलर लेयर है, इसको भी बोल सकते हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पर एनसीईआरटी ने टर्म यूज नहीं किया, ठीक है। और कभी क्वेश्चन आएगा भी नहीं इसके ऊपर। इसको भी अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो इसको भी आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल सकते हो। पर यहां डायरेक्ट स्किन जहां इन्वॉल्व होती है वो एक्चुअल में सही मायने में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। पर यह भी गलत नहीं है, एग्जैक्ट सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, कि इसको भी आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल सकते हो। पर यहां ओनली मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। यहां से स्टार्ट करोगे ट्रैकियल, ब्रेंकियल, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं, फिर अगला स्टेप ह्यूमन चालू करूंगा। बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, यानी कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन विद क्वेश्चंस, ठीक है, आ जाओ। अब तुम्हारे सारे कंसेप्ट एकदम ब्रेन में सेट होंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है, डिपेंडिंग मेनली ऑन, किस पर डिपेंड कर रही है, मेनली ऑन हैबिटेट पर डिपेंड कर रही है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड कर रही है।
ठीक है, इनमें वेरिएशन होने की वजह से अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म हो सकते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पॉन, सिलेंटिडा, फ्लैटवर्म, तीनों मैंने यूज किए। इनवर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रा नहीं होती, वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रा होती है। इनवर्टिब्रेट को नॉन कॉर्डेट भी बोल सकते हो, और आगे जाकर के वर्टिब्रेट को आप कॉर्डेटा भी बोल सकते हो। यस, ठीक है। तो इन तीन एग्जांपल हो गए। एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन, ध्यान रखना, जहां पर भी एक्सचेंज होगा सिंपल डिफ्यूजन होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करता हूं, एक मिनट, हेलो, हाँ बेटा, ठीक है। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करता हूं, समझना मेरी बात, अर्थवॉर्म की बात करता हूं, तो अर्थवॉर्म क्या यूज कर रहा है, अभी बताया, मॉइस्ट क्यूटिकल यूज कर रहा है। जबकि इंसेक्ट की बात करता हूं, इंसेक्ट क्या यूज कर रहे हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैकियल ट्यूब्यूल, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करता हूं स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, बैग नहीं, स्ट्रक्चर, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलते हैं, गिल्स। और गिल्स के थ्रू जब भी रेस्पिरेशन होगा क्या बोलेंगे इसको, ब्रैंकियल, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। और जब भी मैं यूज करूंगा एक्वाटिक ऑर्थोपोड या मोलस्कस, एक्वाटिक ऑर्थोपोड या मोलस्कस, ठीक है, मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं एक चीज और, ठीक है भाई, मोलस्कस हो गए, लार्वा ऑफ एम्फीबिया हो गया, फिश हो गए, हेमिकॉर्डेटा हो गया, और एक और ऐड कर दो, एक्वाटिक, 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 एक्वाटिक ऑर्थोपोड, ऑर्थोपोड्स, मतलब जो पानी में रहेगा ना, तो वो गिल्स ही यूज करेगा, चाहे वो पानी में रहने वाला ऑर्थोपोड हो, मोलस्का तो पानी में रहते ही है, लार्वा ऑफ एम्फीबिया पानी में रहता है, फिश पानी में रहती है, हेमिकोडेटा खुद पानी में रहते हैं। तो पानी में जो रहेगा उसको सिर्फ और सिर्फ गिल्स ही यूज करने हैं, ठीक है। हाँ, बॉडी सरफेस भी यूज कर सकता है, पर गिल्स सबको यूज करने हैं, गिल्स बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे एक्वाटिक ऑर्थोपोड हो, मोलस्कस हो, लार्वा ऑफ एम्फीबिया हो, फिश हो, हेमिकॉर्डेटा हो, इन सब के पास गिल्स होते हैं, ठीक है, कोई डाउट। वेयर एज, जबकि अगर मैं बात करूं वेस्कुलराइज बैग, और बैग को हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। और इससे होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पायरेशन, पल्मोनरी रेस्पायरेशन आर यूज्ड बाय द, कौन यूज करता है पल्मोनरी, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एमोंग वर्टिब्रेट, सारे वर्टिब्रेट की बात कर रहा हूं, फिश है, हाँ, एमोंग वर्टिब्रेट, सारे वर्टिब्रेट में ओनली फिश गिल्स यूज करती है, जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनमें जो फिश हैं अकेले वो गिल्स यूज करते हैं, जबकि एम्फीबिया भी वर्टिब्रेट है, रेप्टाइल भी वर्टिब्रेट है, बर्ड्स भी वर्टिब्रेट है, मैमल्स भी वर्टिब्रेट है, ये लंग्स यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती हैं वो तो लंग्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, एक बात तो ये बोल दिया उन्होंने। दूसरा बोला कि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनमें अकेली लौती फिश हैं जो गिल्स यूज करती हैं, इसके अलावा जितने भी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं ये लंग्स ही यूज करते हैं। और लास्ट हम बात करते हैं फ्रॉग की। अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूं तो ये यूज करता है मॉइस्ट स्किन, और इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अब बताओ कमांड हुई या नहीं हुई, इस एक सिंगल पैरा पर लिख के समझा दिया, ठीक है, एनसीईआरटी से समझा दिया, एक बॉक्स में समराइज करके समझा दिया। अब दूसरा तरीका और है, क्वेश्चंस की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में। देखूं तुम्हारी मास्टरी होती कैसे नहीं है, एक एक कंसेप्ट मास्टरी कराऊंगा मल्टीपल तरीके से, जरा बताओ, फटाफट बताओ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरी इन डिफरेंट एनिमल ड्यू टू देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है पर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है इन्होंने, इनकरेक्ट नहीं पूछा, जरा बताओ करेक्ट क्या होगा। जब भी क्वेश्चन किया करो अंडरलाइन किया करो, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। Process of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produce
by the cell is called respiration. Mechanism of breathing vary among different group of animal depending mainly on their habitat and body symmetry. Lower invertebrate like spawns, Coelenterata, Amphioxus, etc. exchange oxygen with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Indirectly break down of simple molecule to derived energy. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above anabolic reaction. पूछना क्या चाह रहा है, करेक्ट पूछा है. तो देखो यहां क्या बोल दिया ना, एनाबोलिक. यहां क्या होना चाहिए, कैटाबोलिक. कैटाबोलिक, कैटाबोलिक तो गलत हो गया. यहां क्या बोल दिया उन्होंने, एम्फियोक्सिस, जबकि क्या होना चाहिए, फ्लैट वॉर्म. फ्लैट वॉर्म क्या होना चाहिए था, फ्लैट वॉर्म. फ्लैट वॉर्म, तो ये भी गलत हो गया. यहां बॉडी सिमेट्री कर दिया उन्होंने, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया. सही क्या है, सिर्फ फर्स्ट वाला सही है. प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. यस, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा. मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. जरा देखो, अर्थवॉर्म के पास क्या होगा, अर्थवॉर्म के पास क्या होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल, फर्स्ट यही आ गया. आर्थ्रोपोडा के पास क्या होगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया होगी. फिश के पास क्या होंगे, गिल्स होंगे. और बर्ड्स और रेप्टाइल्स के पास क्या होंगे, लंग्स होंगे. फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड. मिल गया हमें सेकंड. क्लियर बिल्कुल. तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन करने और डीपीपी में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज इस पूरे चैप्टर की एक साथ डीपीपी रात तक अपलोड हो जाएंगी. ठीक है, और वीडियो सॉल्यूशन भी हो जाएंगे. ठीक है, पर फिर भी मैं कल तक का लेके चल रहा हूं, जिससे कि मंडे से फुल फ्लैश में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा. यहां तक कोई डाउट? हाँ, अब बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक पार्ट मैंने खत्म करा दिया आपका. अब बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब यहां तक समझ में आ गई हो तो एक बार दिल से यार आग चाहता हूं बस. नहीं नहीं बेटा, एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझो, एयर आती है और एयर जाती है. एक्सचेंज किससे होगा भाई, एल्बुलाई की सरफेस से एक्सचेंज होगा. तो एक्सचेंज हमेशा गैसेस का होता है. ऑक्सीजन जाएगी, हाँ, CO2 यहां आएगी, ऑक्सीजन जाएगी. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. और इन एंड आउट तो एयर का होता है, एयर आ रही है, एयर जा रही है, पर एक्सचेंज हमेशा गैसेस का होता है. ध्यान रखना, एक्सचेंज हमेशा गैसेस का होता है. अरे वाह, इतने जबरदस्त दिल यार, बस तुम बेहतरीन, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम बेहतर. चलो ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और कराऊंगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग करा देता हूं. ठीक है, जैसे मंडे से फुल फ्लैश में तो लूंगा ही मैं, पर एक बार समझो. अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं तो एक ऊपर का डायग्राम बनाऊंगा आज मैं, नेक से ऊपर का, जो एनसीईआरटी में नहीं है. एनसीईआरटी में नेक से नीचे का डायग्राम है. इसको तरीके से समझना उसको बिल्कुल. ठीक है, मजा आएगा. इसके बाद छुट्टी करूंगा, अभी नहीं, समझना इसको. जितना डायग्राम बना रहा हूं इतना आप बना लेना आज. अपर लिप्स, माउथ, साउंड बॉक्स, ट्रैकिया, ईसोफेगस. ठीक है, अब अगर मैं नोज की बात करूं बेटा, तो यहां पर समझना,
ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप अपना अंदर से स्ट्रक्चर देखो ना, कुछ इस तरीके से चैम्बर देखने को मिलेगा, इसको नेजल चैम्बर बोलते हैं। ये ऊपर गया, अरे ठीक है, ये नेजल चैम्बर है आपका पूरा। ठीक है, ये माउथ हो गया, ये अंदर ओपनिंग हो गई, ये कॉमन स्पेस हो गया फेरिंग्स। इस तरीके स्ट्रक्चर आएगा। अगर तुमसे कहूं ये नॉस्ट्रिल होते हैं आपके, नॉस्ट्रिल नथुने, नॉस्ट्रिल नथुने, ठीक है। और अंदर अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इस तरीके से अंदर उभार होते हैं, टर्बिनेट। आपकी नाक के अंदर ऐसे उभार होते हैं अंदर, ठीक है, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। और इनके अंदर भी अगर बात करूं ना, तो यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से आप स्मेल कर पाते हो, ले पाते हो। और जब ब्रेन पढ़ाऊंगा आपको, तो ब्रेन में बताऊंगा यहां पर एक ब्रेन का पार्ट होता है, ऑल्फैक्टरी लोब, जो सीधा ब्रेन में न्यूरॉन्स को लेके जाता है, सिग्नल को लेके जाता है। और यहां पर इस तरीके से इसमें ये मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, जो हर चीज को, ये सीधे इससे कनेक्टेड होगा। सारे न्यूरॉन यहां से सीधे ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये तो हो गए आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, बाहरी नथुने। वन पेयर, एक जोड़ी होते हैं, आप जानते हो, वन पेयर, जहां से एयर इन एंड आउट होती है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, कुछ लोग उंगली भी डाल के रखते हैं इसके अंदर, इस तरीके से देखे होंगे, ठीक है। ये जो उभार दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3, ये टर्बिनेट है। ठीक है, टर्बिनेट है, ठीक है, जो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं अंदर का, ठीक है। ये चैम्बर जो दिख रहा है, इसको नेजल चैम्बर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, एनसीईआरटी ने जिक्र भी किया इसका। और यहां जो एक मेम्ब्रेन दिख रही है, ये ऑल फैक्ट्री मेम्ब्रेन है, ऑल फैक्ट्री मेम्ब्रेन। मेन स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। स्मेल इसी की वजह से आती है, ठीक है। अब यहां से एयर एंटर करेगी, एयर यहां एंटर करेगी, समझना, एयर यहां से एंटर करेगी, पूरे में घूमेगी, और यहां से होती हुई फेरिंग्स में आएगी एयर, इस कॉमन जगह पर आएगी, पूरे में घूम करके, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। खाना खाओगे भाई, खाना खाओगे तो अभी यहां आपके फूड यहां से एंटर करेगा, खाना, फूड, ठीक है। एयर भी यहां से आ रही है, तो एयर और फूड का कॉमन पैसेज होता है, एनसीईआरटी लिखती है कॉमन पैसेज। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, एयर एंड फूड दोनों का कॉमन पैसेज होता है, कौन? फेरिंग्स। अब नीचे जब देखोगे ना, तो दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो आपको, ठीक है, ट्रैकिया दिख रही होगी, सांस की नली, ट्रैकिया। यहां पर ऐसे ऐसे रिंग बनी होती हैं, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं।
अच्छा, 1 मिनट। एक सायरन बज रहा था तो मैंने सेव कर दिया, बाई चांस कुछ अगर गड़बड़ हो तो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, कॉमन रास्ता है भाई, एयर भी यहां से होती हुई निकलेगी, ठीक है, और खाना भी। अब ये तो एयर की नली है, समझ रहे होगे, आपको ट्रैकिया बोलते हैं, ये क्या है, एयर ट्यूब, ट्रैकिया। ये क्या है, ईसोफेगस, खाने की नली, ईसोफेगस, खाने की नली, समझना। एक एक एयर पाइप है और एक ईसोफेगस है। यहां पर साउंड बॉक्स होता है आपका, क्या ये साउंड बॉक्स दिख रहा है निकला हुआ बाहर, ये क्या साउंड बॉक्स, पूरा साउंड बॉक्स, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। इसमें क्या है, लैरिंग्स के अंदर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, समझना, कार्टी, भाई कार्टिलेज समझते हो, जैसे हड्डियां होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसी कार्टिलेज होती है, ये कार्टिलेज है, सॉफ्ट कार्टिलेज। हड्डियां जो होती हैं रिजिड होती हैं, हार्ड होती हैं, कार्टिलेज सॉफ्ट होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ठीक है। तो कार्टिलेजनस बॉक्स होता है जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्लियर है, लैरिंग्स इज द कार्टिलेजनस बॉक्स जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। नीचे आपको ट्रैकिया दिख रही होगी और ये ईसोफेगस दिख रही होगी। अब ध्यान से देखना, जब आप खाने को निगलते हो तो खाना कहां जाना चाहिए, फूड को कहां एंटर करना चाहिए, यहां ईसोफेगस में। कहीं अगर फूड आपका इसमें चला गया तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक फ्लैप होता है, फ्लैप समझना मेरी बात, अगेन एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, कार्टिलेजनस फ्लैप। ऐसे ही एक फ्लैप यहां पर भी होता है, मस्कुलर फ्लैप, ठीक है। जब खाने को निकलते हो तो ये वाला फ्लैप तो इसको बंद कर लेता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल को, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल है, अंदर का नथुना, इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल। जैसे बाहर के नथुने थे ना, बाहर से एयर एंटर कर रही है, इंटरनल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और यहां से इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल जो फेरिंग्स में पहुंचाएगी एयर को, ठीक है। इसको बंद करने के लिए ये होता है एक छोटा सा फ्लैप, दिख रहा है ना, इसको तो बोलते हैं, आप इसको यहीं लिख देते हैं, यू बुल्ला है, वैसे डाइजेशन में कराता हूं इसको मैं, यहां जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां इसकी जरूरत है, ये फ्लैप जो दिख रहा है ना, ये फ्लैप किसको बंद कर लेगा, ये फ्लैप ट्रैकिया को बंद कर लेगा, कि गलती से भी खाना इसमें ना चला जाए, खाना कहां जाए, सीधे ईसोफेगस में। तो ये क्या है, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, क्या बोलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप को इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, 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 क्योंकि इसकी ओपनिंग को आप ग्लॉटिस बोलोगे, ठीक है, समझना, इसकी ओपनिंग को आप ग्लॉटिस बोलोगे, मैं इसको हटा रहा हूं अभी, इसकी ओपनिंग को आप ग्लॉटिस बोलोगे, ग्लॉटिस। और खाने की नली की जो ओपनिंग होती है ना, इसको आप गलिट बोलते हो, गलिट। खाने की नली यानी ईसोफेगस की ओपनिंग को गलिट टर्म यूज करते हो, और एयर पाइप यानी ट्रैकिया की ओपनिंग को आप ग्लॉटिस यूज करते हो। और ग्लॉटिस को कवर करने के लिए ऊपर क्या होता है, एपीग्लॉटिस। कभी कभी देखा होगा, तुम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हो, तो खाने का एक कोई पार्ट इसमें अगर चला जाए तो तुरंत लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बाहर निकालते हैं, और आपको कफिंग, खांसी स्टार्ट हो जाती है, कफिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्लॉटिस को कवर करने के लिए क्या होता है, एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस कैसा स्ट्रक्चर है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, एनसीईआरटी के लाइन डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछेंगे लैरिंग्स कैसा स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड बॉक्स कहलाता है, क्लियर है।
ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, बताई दिया मैंने, ट्रैकिया। इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ये एक स्ट्रेट ट्यूब ट्रैकिया होती है, ठीक है, जो सीधी नीचे जाकर के, कल दिखाऊंगा उसका पूरा डिटेल, नीचे के दो पार्ट में डिवाइड होती है लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये ट्रैकिया है, ये ईसोफेगस है, ये साउंड बॉक्स है लैरिंग्स, जो कार्टिलेजनस बॉक्स होता है साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसकी ओपनिंग को गलिट बोलेंगे, जबकि ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलेंगे। इसलिए ट्रैकिया को कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है। जब आप खाने को निगलते हो, डीग्लूटिनेट करते हो, सॉलोइंग ऑफ फूड करते हो, तब जाकर के ये इसको बंद कर लेता है, ये इसको बंद कर लेता है, ठीक है। देखो तुमने देखा होगा एक प्रोग्राम आता था सीआईडी, ठीक है, उसमें दिखाया गया था कि एक दोस्त ने, क्योंकि दोस्त ही दोस्त, समझ रहे हो, दुश्मन हो सकता है बहुत बड़ा तगड़ा, एक दोस्त ने अपने दोस्त को खूब ड्रिंक कराई, खूब ड्रिंक कराई, और ड्रिंक कराने के बाद डट के उसको खिलाया। क्योंकि जब ड्रिंक बहुत ज्यादा कर लेता है तो आपके बॉडी के जो मसल्स होते हैं ना, उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, नहीं, हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, जीभ लड़खड़ाती है। ऐसे ही ये फ्लैप भी लड़खड़ाना चालू कर देता है, ठीक है। यानी जब खाना निगलते हो तब कभी कभी बंद नहीं हो पाता, और खाना कहां चला जाता है, ईसो सॉरी ट्रैकिया के अंदर, और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में ये एक षड्यंत्र था, मतलब सोची समझी साजिश, मर्डर, ठीक है। बट बाद में पता चला कि ये, मतलब उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया था कि ये एक नेचुरल डेथ है, भाई इसको मना किया, ये पिए जा रहा था और खा भी लिया इसने, हो गया ये, ठीक है, मैं तो मना कर रहा था। बट ये सोची समझी साजिश थी, उसको नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। इसलिए तो हमेशा लोग जब ड्रिंक करते हैं तो खाते बहुत कम है, छोटी मोटी चीजें आएंगे, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाएंगे उसके बाद, समझ रहे हो। खाते भी हैं तो एक ड्यूरेशन के बाद खाते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो समझ में आया ना ये वाली बात। तो अब बताओ यहां तक कोई डाउट, ये मैंने अपर पार्ट बताया है जो एनसीईआरटी की थ्योरी में है, डायग्राम नहीं है, समझ रहे हो। वो बायो का स्टूडेंट था, अच्छा हाँ वो बायो का स्टूडेंट था, उसको पता थी, ठीक है। और बायो का स्टूडेंट भी नहीं था, वो एमडी सर का स्टूडेंट था, तभी उसको कान पकड़ के, समझ रहे हो, उठक बैठक लगवाई गई, ठीक है, कि हम आपको पढ़ाते हैं, समझ रहे हो ना, प्रोग्रेस करने के लिए, विध्वंस करने के लिए नहीं। फिर पता है, मैं पहले मैं बहुत डीप, मतलब एक जमाना था जब मैं हर कंसेप्ट के पीछे की पूरी कहानी बताता था, पूरी अप्लाइड बताता था, ठीक है। जैसे ड्रग्स पढ़ाता था तो मुझे पता चला ड्रग्स पढ़ाने का बच्चों पर अलग असर पड़ा, ठीक है, कुछ बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए, ठीक है, दिल्ली का केस है। तब से फिर मैंने ड्रग को पढ़ाने का नजरिया चेंज किया, ठीक है। तो पहले मेरा भाई, मेरा सब्जेक्ट में डीप नॉलेज कराना था, एक जमाना था बहुत डीप, मतलब पूरा मास्टरी करा देना, ठीक है। तब धीरे धीरे समझ में आया, बच्चा मासूम होता है, वो चीजों को सही डायरेक्शन में ले जा नहीं पाता, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एटॉमिक एनर्जी के बारे में बता रहा हूं तो तुम पहले नेगेटिव ज्यादा सोचोगे, यार इससे तो बम बनाया जा सकता है, इसको तो फोड़ देंगे, ये कर देंगे, कोई लड़ेगा तो बस फोड़ेंगे इसको। तुम ये कम सोचोगे कि यार इससे तो मैं, पता नहीं, दुनिया में चेंज ला सकता हूं, ठीक है, इससे मैं मंगल ग्रह पर रोशनी पैदा कर सकता हूं, इससे चंद्रमा पर प्लांट लगा करके मैं लाइट पैदा कर सकता हूं। अब समझ रहे हो, ऐसी चीजें तुम्हारे दिमाग में कम आएंगी। तो इसीलिए फिर चीजों को पढ़ाने का तरीका चेंज हुआ, ठीक है। फिर मैं जितने भी मतलब अप्लाइड चीजें थी उनको मैंने हटाया, फिर एकदम एग्जैक्ट चीज पर लेकर के आया। अगर तुम मैच्योरिटी दिखाओगे तो चीजें बहुत मैं अप्लाइड बताने वाला हूं। बायो एक अल्टीमेट है, मतलब इमेजिंग है, अगर वास्तव में उसको उस तरीके से पढ़ते हो तो, समझ रहे हो ना मेरी बात। समझे तो वही स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं इस बार, बहुत बेहतर तरीके से टोटल अप्लाइड पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल में सुपर मास्टरी कराऊंगा, जबरदस्त वाली, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रल, इंटरनल नोस्ट्रल, नेजल चैम्बर, इसमें एक मेम्ब्रेन है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये फेरिंग्स हो गया, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ये आपकी ट्रैकिया हो गई, ये ईसोफेगस हो गई। ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस और गलिट, और इसको कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेजनस, इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप है, ये कार्टिलेजनस बॉक्स है, ठीक है। इन पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब बताओ यहां तक क्लास, यहां तक एकदम सेट हुआ ना ब्रेन में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, आराम से फिगर बनाना अपने घर पर, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्लास यही एंड करूंगा, क्वेश्चन इसके मैं कल कराऊंगा आपको, क्योंकि आज क्लास स्लो रखनी थी मुझे, मतलब नए बच्चे जो कल का लेक्चर नहीं पढ़ा वो आज कल का लेक्चर भी देख लेंगे,
परसों का लेक्चर मतलब अल्टरनेटिव क्लास चलेगी आपकी, ठीक है, एक दिन जूलॉजी एक दिन बॉटनी, ठीक है। आगे जाकर के हो सकता है हम कर दें कि एक चैप्टर जूलॉजी एक चैप्टर बॉटनी, एक चैप्टर जूलॉजी एक चैप्टर बॉटनी, पर आगे जाकर के डिस्कशन करके आपसे कि और क्या बेटर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अभी अल्टरनेटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, कुछ दिनों तक एक दो चैप्टर खत्म करते हैं, फिर कुछ और भी तरीके से लेके चल सकते हैं, ठीक है, वो आपसे डिस्कस करेंगे उसके बाद, समझे। तो एनसीईआरटी का मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा डिटेल में अच्छी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैं बहुत सारे लेकर के आया हूं, पर अगली क्लास में कराऊंगा, आज नहीं, ठीक है। तो आज आपकी डीपीपी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, यानी कल से आप डीपीपी करना चालू कर देना, ठीक है। नए बच्चों को कल का लेक्चर भी देखना है, यानी परसों का, और आज का लेक्चर भी देखना है। मंडे से एक्चुअल में फुल फ्लैश में, फुल फ्लैश का मतलब है सही डायरेक्शन में सही स्पीड से गाड़ी चल पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा कब, अगेन ट्यूसडे को मेरी क्लास आएगी, मंडे को बॉटनी होगी, ट्यूसडे को जूलॉजी होगी, ठीक है। अभी सैटरडे संडे आपका ऑफ है, ये थोड़ा थोड़ा आप भी अपने रिदम में आओ, सेट तो चीजों के अंदर, तब जाकर के आप उस लोड को झेलने के लायक बनोगे, क्योंकि मेहनत तो हम कराने वाले हैं इस बार जबरदस्त वाली, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।